और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं, जहां केंद्र सरकार के बड़े फैसले की जानकारी अब सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक सट्टेबाजी ऐप और साथ ही रेडियन्ना प्रियोस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स के खिलाफ ब्लॉकिंग के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर हो रही छापामार कार्रवाई के बाद की गई है और लगातार इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। 22 सट्टेबाजी ऐप जिनके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया है, इसकी मांग राजनीतिक स्तर पर भी उठती आ रही थी और उसी के चलते ये बड़ा निर्णय हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर भी इसे देखा गया हो और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग जगहों पर इसी प्रकार से कार्रवाई और ये मुख्यमंत्री का जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने लिखा कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया, उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला कर लिया और कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप को केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है। मैंने तो यहां तक कहा था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में ये प्रतिबंध नहीं लग रहा है, या फिर उसके बाद 3 डॉट और फिर एक तंजिया लहजे में और एक प्रश्नवाचक वाक्य के साथ उन्होंने इसका अंत किया। हालांकि इस पूरे मामले में कई सवाल उन्होंने एक आखिरी वाक्य के साथ उठा दिए। और अब चुनावी महासंग्राम का सिलसिला शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। दरअसल कैंडिडेट्स डोर टू डोर अब प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होना है। तो आपको बताएं कि 7 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कि कल से पहले चरण की शुरुआत हो रही है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर होंगे, जिनमें 198 पुरुष उम्मीदवार हैं, 25 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और मतदाताओं के आंकड़े भी आपको बताएं। इन आंकड़ों के अनुसार 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं इन क्षेत्रों को लेकर। 20,84,675 महिला मतदाता हैं, जिनमें से 69 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और काफी पैनी नजर इस पहले चरण के लिए रखी जा रही है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहां पर नक्सलियों की तरफ से बाधा डाली जा सकती है और इसी के चलते सक्रियता सुरक्षा बलों की काफी मुस्तैद। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जो समय है, जगह के हिसाब से समय में थोड़ा सा परिवर्तन। अमूमन सामान्य जगहों पर जहां पर कोई ऐसी चुनौती ना हो, जैसी कि चुनौतियां नक्सलवाद या उग्रवाद की रही है, उस अगर ऐसी जगह पर नहीं है तो वो 7 बजे से मतदान शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो समय है वो अवंतिका थोड़ा सा परिवर्तित रहेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर वोटिंग होगी। और बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है सुकमा से। बड़ी खबर, जहां 233 मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। तो आपको बताएं कि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी लोगों को रवाना किया जाना है। जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम से रवाना होंगे। सुबह 7 बजे से कल ही मतदान शुरू हो जाएगा और उसके पहले बहुत जरूरी है कि सभी टीमें अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद होकर पूरी तैयारियां दुरुस्त कर लें। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से अब तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अपने तय समय के अनुसार और तय नियमों के अनुसार चल रही है। 233 मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। चूंकि अवंतिका नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, कई इंटीरियर एरियाज में वोटिंग होनी है और भारतीय निर्वाचन आयोग इसी अपने निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कई रिकॉर्ड्स नाम हैं चुनाव आयोग के और चूंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, पारदर्शी प्रक्रिया होती है, इसके लिए इसमें समय भी लगता है। तो मतदान दल अपने समय से 24 घंटे पहले उन जगहों पर पहुंचकर अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद कल सुबह पहले एक मॉक पोल होगा, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन भी अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर चुका है। बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यापक इंतजाम के साथ यहां की जा रही है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं।
संवेदनशीलता के आधार पर 600 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा का घेरा रहेगा। वहीं संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जाएगी। साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता भी यहां पर मौजूद होगा। डॉग स्क्वाड की टीम अलर्ट पर रखी गई है। और इसके अलावा ये देखिए ड्रोन वहां प्रैक्टिस में है और ये ड्रोन के साथ साथ वहां न सिर्फ सिपाही बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे और यहां महिला कमांडोज भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वंदिका विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलरोधी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 7 नवंबर को मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। तो बस्तर आईजी को आप सुन रहे थे, खासतौर पर अपील उनकी तरफ से भी। और क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ इंतजाम है, ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण चांडक हैं, सुकमा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास नायडू हैं जो कि जगदलपुर से लाइव बने हुए हैं। युगल तिवारी हैं, रायपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले युगल, आपकी ओर ही मैं रुक करना चाहूंगी। रायपुर में चूंकि हलचल भी ज्यादा बढ़ी होगी क्योंकि कल ही मतदान होना है, फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, किस तरह के व्यापक इंतजाम? देखिए, रायपुर में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, चाहे निर्वाचन आयोग की हो चाहे सुरक्षा बलों की। तो अगर हम बात करें तो 150 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से, चॉपर के माध्यम से मतदान दलों को रवाना किया गया है। कुछ मौसम की खराबी आई थी जिसकी वजह से आज भी सभी को शिफ्ट किया गया है। तो 70 फेरे जो ये हेलीकॉप्टर हैं वो लगाएंगी। हेली एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था बाकायदा की गई है। किसी भी इमरजेंसी के निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। काफी संख्या में जो बल है वो मंगाया गया है। 50 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पहली बार इस तरह के मतदान दल है वो पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मतदान कराएंगे। तो ये कहा जा सकता है आज आखिरी रात है, उसके बाद कल सभी जो प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है और जिस तरह से अगर किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल चाहे स्थानीय जो पुलिस हैं सभी मुस्तैद हैं, तैनात है। 5300 से अधिक जो मतदान केंद्र है उन सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 2 जो समय सारणी है उसमें जिन जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां 7 बजे से 3 बजे का मतदान होगा। ऐसे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है, अब सिर्फ इंतजार है आम मतदाताओं को। सुरक्षा के लिहाज से ये समय जो है इस तरह से 2 अलग अलग तय किए गए हैं ताकि सही समय पर व्यवस्थित तरीके से चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। सत्यनारायण चांडक इस वक्त युगल हमारे साथ मौजूद हैं, वहां चलते हैं सुकमा में। सत्यनारायण, अभी तक कोई मतदान केंद्र पर आप गए, वहां व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या चुनौतियां अब तक आई हैं? आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोंटा विधानसभा में नक्सलवाद है, क्योंकि लगातार नक्सली जो है घटनाएं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को निशाने पर ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है आईडी भी लगा रहे हैं और इसके मद्देनजर सुकमा के करीब जो है कोंटा विधानसभा के करीब 42 मतदान दल को 2 दिन में हेलीकॉप्टर से भेजा जाना था, लेकिन मौसम खराबी के चलते जो है सिर्फ 25 ही दल जा पाए। आज बाकी दल 233 दल बाकी सब आज रवाना होंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना होंगे। अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की तो जिला मुख्यालय के आसपास के और जो सामान्य मतदान केंद्र है वहां पे तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नक्सल प्रभावित इलाके में जहां पर शासकीय भवन नहीं है, ऐसे में वहां पर मतदान संपन्न करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जितनी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, काफी चुनौतियां हैं। इसके मद्देनजर जो है काफी व्यवस्था जो है उन इलाकों में की गई है। जी
बिल्कुल, श्रीनिवास नायडू भी हमारे साथ जगदलपुर से मौजूद हैं। श्रीनिवास, वही सवाल आपसे भी रहेगा, अभी तक कोई मतदान केंद्र का आपने विजिट किया, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या चुनौतियां अब तक सामने आई हैं या फिर व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं? श्रीनिवास, आवाज मिल पा रही है? देखिए, ये चुनौतियां होती हैं जो नक्सल प्रभावित या इंटीरियर एरिया होता है, वहां पर नेटवर्क की समस्या है, संपर्क हो नहीं पाता कई बार, तो मतदान दल जो वहां पहुंचे हैं उन्हें भी अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं कई बार। श्रीनिवास नायडू के बाद फिर पास एक बार फिर से चलते हैं। श्रीनिवास, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? कोई मतदान केंद्र आपने देखा? किस तरह से वहां व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या है जानकारी अपने पास? तो मैं जिला मुख्यालय जगदलपुर में मौजूद हूँ और रही बात बस्तर में चुनाव को लेकर, चुनाव काफी सख्त रखा गया है। बस्तर पुलिस काफी अलर्ट है। बस्तर संभाग के लगभग 600 जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सुरक्षा के मामले बैठक किए गए। सीआरपीएफ कोबरा के अलावा बस्तर सेंटर के जो जवान है तैनात है, सुरक्षा घेरों में रखा गया है ताकि जो चुनाव है किसी को हो सके। साथ ही 35 जो मतदान केंद्र है यहाँ पर लगातार जो महिला कमांडो बात करें हवाई मार्ग से लेकर सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग तक बाकायदा सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए। ड्रोन की व्यवस्था की गई है, हेलीकॉप्टर की निगरानी की जाती है और बस्तर संभाग के जो मतदान केंद्र है वहाँ की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हाथों में दी गई है। साथ ही बस्तर आईजी ने कहा है कि आम जनता से अपील की निर्भीक होकर सामने आए और मतदान करे, भयभीत ना हो। जी, लेकिन श्रीनिवास, ये जो स्थितियां अभी चुनौतियों के रूप में हैं मतदान दलों के सामने, उनसे निपटना स्वाभाविक रूप से उन्हें ट्रेनिंग में ये सब कुछ सिखाया गया है। बहरहाल अच्छे से मतदान संपन्न हो, इसके लिए प्रयास लगातार प्रशासन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक तरफ मतदान को लेकर लगातार तैयारियां आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल ये कोशिश करते हुए कि मतदाताओं को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में किया जा सके। बीजेपी के दिग्गज भी आज प्रचार प्रसार पर निकल रहे हैं। जेपी नड्डा जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। पत्थलगांव की अगर आप बात करें तो यहां पर भी सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल धर्मजयगढ़ तक जेपी नड्डा का एक रोड शो भी होना है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके साथ वहां पर अलग एक और रैली को संबोधित करेंगे। जांजगीर रोड शो के अलावा सभा को भी वे संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी उसमें से लगभग सभी नेता इस वक्त कोई रोड शो, कोई रैली, कोई नुक्कड़ सभा, कोई जनसंपर्क, कोई डोर टू डोर कैंपेन में व्यस्त है और ऐसे में ये महासंग्राम और दिलचस्प होगा। चूंकि जेपी नड्डा जशपुर के दौरे पर रहेंगे तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा भी रोड शो में शामिल होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार चर्चा में रहे हैं, तो धर्मजयगढ़ में जेपी नड्डा का एक रोड शो भी होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। प्रचार थमने से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर ही दिया। कांग्रेस के जारी किए गए इस घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र में काफी समानता भी नजर आ रही है। घोषणा पत्र पर अगर नजर डालें तो धान के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी का बढ़ता नाता भी देखने को मिलता है। पार्टी ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने 3100 रुपए इसका दाम रखा है। दरअसल अवंतिका, ये भी एक चर्चा का विषय था कि पहले कौन घोषणा पत्र जारी करे और कोई उसे कॉपी करे। ये जो चर्चा थी अमूमन सभी नेताओं के बीच चली रही थी। हालांकि ग्रामीणों को आवास 200 रुपए, बिजली 200 यूनिट तक बिजली फ्री और मुफ्त शिक्षा, इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार, ये सभी विषय रहे जो कि मूलभूत जरूरतें हैं। और आज़ादी के बाद से आज तक सभी नेता यही वादा कर रहे हैं, लेकिन ये वादे कब पूरे होंगे पता नहीं। 50% सब्सिडी जैसे वादे भी कांग्रेस ने किए। तकरीबन वही घोषणाएं बीजेपी के द्वारा पहले की गई थी। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता
हम लोगों ने, राहुल जी ने 4,000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6,000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।